राधे राधे, सुप्रभात आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज से यूथ से प्रैक्टिस क्लास शुरू हो रही है। आज के जो प्रश्न हैं वो साहित्य इतिहास से संबंधित होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं, कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, समय है इसका 1929 ईस्वी। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, किसने दिया है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी एवं सुमन राजे, दोनों लोगों ने जो है आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, सीधे उत्तर बता दूंगी। विकल्प पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। विकल्प में इसका व्याख्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, किसने? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। आदिकाल का नाम और उनके प्रयोक्ता हैं। तो चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। बीज वपन काल कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल कहने वाले हैं आचार्य शुक्ल जी। सिद्ध सामंत काल कहा है पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को आदिकाल। आधार काल कहने वाले हैं सुमन राजे और मोहन अवस्थी, जो प्रश्न में था। जय काल कहने वाले हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ये हो गई इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो पहले हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग, यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। इसके लेखक हैं जॉन गिल क्राइस्ट। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जॉन गिल क्राइस्ट की यह रचना है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिल क्राइस्ट हैं। जॉन गिल क्राइस्ट का पूरा नाम है जॉन वार्थविक गिल क्राइस्ट, को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इनकी रचना है ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, जिसका समय है 1787 ईस्वी। और हिंदुस्तानी ग्रामर, इसका समय है 1796 ईस्वी। इनकी ये प्रमुख कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है? तो बूदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, ये सभी रचनाएं जो हैं मिश्र बंधु विनोद की हैं। जो नहीं है वो है पृथ्वी कल्प। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं।
पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियाँ हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद, बूदी वारिस पद, पुष्पांजलि जो इनकी रचना है मिश्र बंधुओं की, वह गद्य पदमय लेख संग्रह है। नेत्रोन्मीलन आदि इनकी रचनाएं हैं। मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं, ये सभी जो रचनाएं थी मिश्र बंधुओं की थी। अब है हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचक की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधुओं विनोद 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। आगे अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो ये जो है यह इतिहास ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है। तो ए वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी 1888 ईस्वी है और इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से अनुवाद किया था। किस सन में किया था? तो 1957 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम बताना है। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम पंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। हिंदी काव्यधारा जो है यह एक इतिहास ग्रंथ है। राहुल सांकृत्यायन, इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य जो है यात्रा साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 माह, ये सभी इनके यात्रा साहित्य हैं राहुल सांकृत्यायन जी के। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उप शीर्षकों में विभाजन किया था? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है किसने किया था। तो यह किया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल का विभाजन दो भागों में किया है, संधि काल और चारण काल। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक 2 उप शीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण जो भी हम लोग ऊपर देखे हैं एक बार मैं पढ़ दे रही हूँ। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल सुमन राजे, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम यहाँ नहीं दिया गया था। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग, इसका समय है 1965 ईस्वी। इसके लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास लिखा। इनके इतिहास ग्रंथ का समय है
1986 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है 1938 ईस्वी में। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचना के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। ये नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। समय है 1888 ईस्वी। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है यह। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? 10 नंबर का प्रश्न है। तो इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया था। डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। इस प्रश्न की व्याख्या देख ले रहे हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। 18 खंड इसके प्रस्तावित थे, लेकिन अब तक जो है 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर एनुई हिंदुस्तानी। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है इसको। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। इस प्रैक्टिस क्लास में बहुत से प्रश्न जो है रिपीट होंगे, जिससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन थे मिश्र बंधुओं में? तो मिश्र बंधुओं में थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। अगला प्रश्न है मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है? तो अलंकृत काल कहा है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल की संज्ञा दी है। सामान्यतः 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? किसने कहा है सिद्ध सामंत युग आदिकाल को? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार है। अभी तो मैंने सबको पढ़ा ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास यह रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। ये विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या है हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ तथा उसके रचनाकार। यहाँ पे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास समय 1986 ईस्वी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह ग्रंथ है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987, डॉक्टर रामविलास शर्मा का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है। इस प्रश्न की व्याख्या बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, यह इसका संपादन किए हैं डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र जो है इतिहास ग्रंथ के लेखक नहीं, ये संपादक कहे जाएंगे।
अगला पॉइंट है साहित्य का इतिहास दर्शन। यह ग्रंथ जो है नलिन बिलोचन शर्मा का है। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री का इतिहास ग्रंथ है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल का है यह इतिहास ग्रंथ। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, यह डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है ग्रंथ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है यह। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? तो 1965 में गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखी थी सुमन राजे 2003 में। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक, उसका नाम बताना है उस शीर्षक का। तो हिंदी साहित्य की पीठिका, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पहले से भी निशान लगा हुआ है। इस प्रश्न की व्याख्या है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। हिंदी साहित्य की पीठिका ये किसने लिखी थी? तो राजबली पांडे ने लिखी थी। नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी योजनाओं में है। 3 योजनाओं में कौन कौन है? तो हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2 खंड जो है पहला दूसरा 15वां और 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच में कुल 12 खंडों तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। अगला प्रश्न है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है बच्चन सिंह का है, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वासड़े, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का, ये भी सही है। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, यह बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है, तो यही वाला गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। जो सही नहीं है वही बताना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, विकल्प असंगत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। अब नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियों में है जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, रीति और शैली 1979 ईस्वी। अगला प्रश्न है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है ये। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसमें अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। यह कथन भी पूछ सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा पॉइंट है काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना यानी प्रधान प्रवृत्तियों को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्तियों का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अगला प्रश्न है कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो इसमें पहले से निशान लगा हुआ कौन सा विवरण सही नहीं है, तो ए विकल्प इसका सही विवरण नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ लेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा।
गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त विवरण गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में उर्दू, हिंदी अथवा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण जो है 2 भागों में है, 1839 और दूसरा भाग 1847। यह वर्णानुक्रमी पद्धति पर प्रकाशित ग्रंथ है। जो विकल्प में जो दिया हुआ था विकल्प, वो विकल्प में दिया गया था कालक्रमानुसार, जो सही नहीं है। प्रश्न में विकल्प दिया है कि गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ है उसका जो कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया है, जो सही नहीं है। ये वर्णानुक्रमी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, वर्णानुक्रमी पद्धति में प्रकाशित हुआ था। अगला पॉइंट है इसका, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मतलब सबसे पहली बार मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? 19 नंबर का प्रश्न है। तो यह उक्ति राम कुमार वर्मा का है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपर्युक्त कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ऐसा कह सकते हैं कौन? तो शुक्ल जी क्या कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? सही नहीं बताना है। तो इनमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। विकल्प बी है। विकल्प बी में क्या कह रहे हैं, इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम संवत में और चतुर्थ भाग 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित है। सी विकल्प है, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। और डी विकल्प है, डी विकल्प ऊपर करके देखते हैं, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। यही जो है असंगत है, डी वाला सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इन्होंने लगभग 5000 कवियों का संकलन किया। अभी पीछे वाले प्रश्न हम पढ़े हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यही असंगत है। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी की रचना मिस्र बंधु विनोद के विषय में उपर्युक्त विवरण सही नहीं है। मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 लगभग कवियों में लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1917, सन 1913 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1991 अर्थात 1934 ईस्वी में हुआ है। संवत पूछे तो 1970, ईस्वी पूछे तो 1913। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? तो जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक जो हैं ये हैं राम कुमार वर्मा। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न की व्याख्या है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन 1990 में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस इतिहास का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे हैं। अगला इसकी प्रश्न की व्याख्या है, उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य भारतीय चिंतन का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। ये कथन जो है रामकुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो यह प्रश्न जो है 24 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें सुझाव जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। विद्वान है, नामकरण है। तो रीतिकाल को रीतिकाव्य किसने कहा है? रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल कलाकाल कहते हैं रीतिकाल को, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है श्रृंगार काल कहते हैं रीतिकाल को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में लिखे गए अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि रीतिकाल को यदि कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। अगला प्रश्न है, गारसाद तासी की इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ये भी प्रश्न 2021 में आया हुआ है। तो 1871 में। सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या है, गारसाद तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण जो है 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। प्रथम भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में। और इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं जिनमें हिंदी के 72 शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी ने किया था। तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक, व्यवस्थित तथा व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अब है कुछ इतिहास ग्रंथ है और उसके लेखक हैं। तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी, समय है 1848। यह किसका ग्रंथ है? तो मौलवी करीमुद्दीन का। भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं, कौन से हैं? तो राम सतसई और कड़खा रामायण। तो इसका जो है ए विकल्प सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, ए विकल्प। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं रामसत्य और कड़खा रामायण। सुमेलित कीजिए, यहाँ सुमेलित करना है, रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। तो पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्दुमलाल, इसका सीधे हम व्याख्या कर देख लेते हैं, समझ में क्लियर हो जाएगा प्रश्न। पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य विमर्श। हरिऔध के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को विद्वानों द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। पुनर्नवा अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, ये 4 इनके उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना। हिंदी साहित्य का आदिकाल तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 तथा डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ लिखा है। ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन 2 वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य इतिहास ग्रंथ है राजस्थानी पिंगल साहित्य, जबकि हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी के लेखक टीकम सिंह तोमर हैं। टीकम सिंह तोमर का इतिहास ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य, समय है 1945। अगला प्रश्न है इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था? तो किशोरीलाल गुप्त ने किस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था इन्होंने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था 1957 में। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का ये 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग 1839, दूसरा भाग 1847, इसके 2 भाग हैं। इसका अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917, इस ग्रंथ के लेखक जो हैं पादरी एडविन ग्रिप्स हैं, और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 के लेखक F.E.K. हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय जो है 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत माना है, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के इतिहास में 900 वर्षों का निम्नानुसार 4 भागों में विभाजन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों का काल विभाजन इस प्रकार किए हैं। तो आदिकाल का समय है, इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है इन्होंने। संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल का समय है 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल का समय माने हैं संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल को गदकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसका समय माना है 1900 से 1984 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है? तो किसने नहीं लिखा है?
तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इतिहास ग्रंथ का संपादन किया है। तो इसका सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने दिया है। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिश्र बंधु। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 4591 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी आते हैं। इन्हें मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ का प्रकाशन 4 भागों में हुआ है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना की थी 1883 में। शिव सिंह सरोज में 838 कवियों का विवरण है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन किया है और आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों एवं लेखकों को शामिल किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति रही है। प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने काल का नामकरण किया है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। विधेयवादी पद्धति में दोहरे नामकरण की विशेषता पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है तो विधेयवादी पद्धति। ये विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया गया है। फ्रेंच विद्वान तेन विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इस इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा इतिहास दर्शन है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। प्रश्न में हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला प्रश्न है, कुछ इतिहास ग्रंथ है और उसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र स्नातक और दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की। हिंदी साहित्य का व्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन का है यह ग्रंथ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा हैं। सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधनाथ सिंह ने सपाट चेहरों वाला आदमी कहानी संग्रह इनकी है। निराला, आत्महंता, आस्था आलोचना आदि लिखा है। ये सभी दूधनाथ सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से किस साहित्य इतिहास ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नाम खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? किसने किया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ये विभाजन पढ़े हैं सब ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। व्याख्या में भी यही दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया था? तो कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया था मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को। अगला प्रश्न है,
ये व्याख्या भी वही है जो हम लोग रिपीट कर चुके हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? 41 नंबर का प्रश्न है। तो इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या लगभग हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था, किसने किया था? तो गारसा दत्तासी ने किया था फ्रेंच भाषा में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात करने वाले हैं गारसा दत्तासी। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया था। गारसा दत्तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो राम कुमार वर्मा हैं। सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार राम कुमार वर्मा हैं। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल को लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है इन्होंने। अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कलाकाल काल कहा है, कलाकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा। अगला प्रश्न है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? 46 नंबर का प्रश्न है ये। तो वर्ण क्रमानुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा उसमें। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है। इसके दोनों भागों का प्रकाशन 1839 तथा 1847 में हुआ था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद किया था 1952 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र, तटस्थ तथा संतुलित दृष्टि से। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में किया है। इसका समय है 1965 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी थी? तो युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करती है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकासक्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनका प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, समय 1929।
अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो रीतिकाल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार बताना है तो ए विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम गलत है, जबकि आदिकाल, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांति काल ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उसका नामकरण किया है? 50 नंबर का यह प्रश्न है। तो ये सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर ही इतिहास का जो काल विभाजन किया है। इनके इतिहास ग्रंथ में 900 वर्षों का जो समय है उसको 4 भागों में इन्होंने विभाजन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? तो क्या नहीं हो सकता है? तो बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, ये नहीं हो सकता। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे तो सही हो जाएगा सब। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधित अन्य सामग्री इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो 4 विकल्प हैं, 3 रचनाएं इनकी हैं, 1 नहीं है। तो कौन नहीं है? तो हिंदी साहित्य की आलोचना इनका ग्रंथ नहीं है। हिंदी साहित्य का आलोचना, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों इतिहास ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये तीनों ग्रंथ जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 53 नंबर का यह प्रश्न है। तो 1050 से 1375 विक्रम संवत, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा है। तो 1050 से लेकर 1984 विक्रम संवत तक के समय को इन्होंने लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल कहे हैं, इसको तो हम लोग कर ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी। मैं 2 वीडियो में पूरा ये साहित्य इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न को कवर करना चाह रही हूँ। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ललित ऋतु इंदु हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम पता ही है, गारसा तासी। अगला प्रश्न है, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के नाम सुमेलित कीजिए। चलिए, तो सुमेलित करना है तो सीधे इसका व्याख्या ही देख लेते हैं। सिद्ध सामंत काल किसका है? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रारंभिक मिश्र बंधु विनोद। आरंभिक गणपति चंद्र गुप्त। ये दोनों नाम जो हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। तो हिंदी को प्रारंभिक काल किसने कहा? अभी हम लोगों ने देखा। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन जो है किस मनीषी का है? तो ये भैया है साहित्य। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एक ध्यातव्य है कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के एक काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। आधुनिक काल में जो है भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आता है वह महाबली प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। यह काल विभाजन इस प्रकार है, इन्होंने काल विभाजन किया है चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, नौवां है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने 11 वो किए हैं, 11 भागों में विभाजन किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को आदिकाल। तो इसका सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वही है आदिकाल और उसके नामकरणकर्ता जो हैं हम लोग सब कर लिए। आगे देखते हैं इसका। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। तो इसका ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम कहने से उसमें विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन हैं? तो अभी हम लोग इसको देखे हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह नंद दुलारे वाजपेयी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इस प्रश्न की व्याख्या लंबी है, पढ़ देते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, फिर है कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य नए प्रश्न, रीति और शैली आदि। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रतिसंसार आदि आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं हैं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, ये प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं इनके। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन हैं? तो यह राम नरेश त्रिपाठी। इस डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है राम नरेश त्रिपाठी ने। अब है 63 नंबर का प्रश्न, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो सी केशव बिहारी शामिल नहीं है। डी विकल्प, सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? यह अच्छा प्रश्न है। तो मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं
को पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरख बानी नाम से संपादित किया था। सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी? तो विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे हो जाएंगे शिव सिंह सेंगर, बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।